हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी कर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल्स बहुपद एक तरह से कहे तो हम लोग आज से बीजगणित शुरू करने जा रहे हैं, अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा के अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे, चारों मिला करके 18 नंबर आएगा। कभी किसी से 5 तो किसी से 4 किसी से 3, ऐसे मिला करके इन चारों चैप्टर से 18 नंबर का आने वाला है। तो पहला चैप्टर हम अलजेब्रा का जो पढ़ेंगे वो है बहुपद, पॉलिनोमियल। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। अब बात करें कि बहुपद या पॉलिनोमियल है क्या, तो उसके पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हमें जाननी होंगी। जैसे कि हम लोग पढ़े भी हैं जूनियर क्लासेस में, चर और अचर। चर और अचर, चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स और अचर को बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स। चर क्या होती हैं? जिनका मान फिक्स नहीं होता है, इनको हम अल्फाबेट के रूप में लिखते हैं, जैसे ए बी सी लिख दिया, एक्स वाई जेड ईटीसी कुछ भी लिख दिया। तो जो भी अल्फाबेट यूज करते हैं, क्योंकि इनका मान फिक्स नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इनको चर कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। और जो अचर होगा उसका मान फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है, उसको अचर कहेंगे। जैसे कोई नंबर आ गया तो वो अचर के अंदर आएगा। 3/2 लिख दिया, -2 लिख दिया, +3 लिख दिया, ऐसा कुछ भी लिखा तो उसका मान तो फिक्स है। 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा, वो बदलने वाला तो है नहीं किसी किसी भी व्यंजक में, तो वो कहलाएगा अचर। तो चर और अचर, ठीक, पहला पॉइंट चर और अचर पता होना चाहिए। दूसरा, पद गिनना आना चाहिए कि कितने पद, यानी कि इंग्लिश में इसको टर्म बोलते हैं, कि किसी भी बहुपद में या किसी भी व्यंजक में, किसी भी बहुपद में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, ये गिनना हमें आना चाहिए। तो टर्म जो होगा, पद जो होगा, वो चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, या चर और अचर का मिश्रण भी हो सकता है। जैसे अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, ये एक चर राशि है, एक्स की घात 2 चर है, ये भी एक पद गिना जाएगा। अगर हमने लिखा 3, एक अचर है, ये भी एक पद गिना जाएगा। और अगर हमने लिख दिया 3x² इस तरह का, तो ये भी एक पद गिना जाएगा। इसमें चर अचर दोनों मिक्स हैं, तो इनको पद कहते हैं। पदों को गिनना आना चाहिए। पदों की संख्या बदलेगी जब उनके पहले प्लस या माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पे 3 और x² दोनों दिख रहे हैं, एक चर और एक अचर, लेकिन बीच में यहाँ इंटू छुपा हुआ है। 3x² का मतलब क्या हो गया? 3 और x² का गुणा किया गया है, तब 3x² आया। तो ये बीच में गुणे छुपा हुआ है, इसलिए इसको हम 2 पद नहीं गिनेंगे, एक ही पद है। लेकिन अगर ये प्लस और माइनस के रूप में होता तब उसको हम 2 पद गिन देते। जैसे अगर 3 + x² लिखा होता तब ये 2 पद हो जाता, एक पद ये और एक पद ये, ठीक, एक पद ये हो जाता और एक पद ये हो जाता, तब यहाँ पदों की संख्या 2 हो जाती। इस तरह से हमें पदों को गिनना भी आना चाहिए। तो जहां प्लस माइनस से जब दो चीजें सेपरेट होंगी, अलग अलग होंगी, तो उनको हम पदों की संख्या में गिनेंगे, 1 पद 2 पद 3 पद ऐसे गिनेंगे। लेकिन जब गुणे या भाग में रहेगा तब वो पद में नहीं गिने जाएंगे। जैसे अगर 3x/3 अगर कह दिया तो ये एक ही पद गिना जाएगा, x/3 पूरा एक ही पद गिनेंगे, इसको इतना कि 2 पद गिनेंगे कि x पहला हो गया 3 दूसरा हो गया। अगर बटे या गुणे में है तो वहां एक ही पद गिनना है, प्लस माइनस में हो तब पदों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो इस तरह से हमें पद गिनना भी आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हैं, 3x² + 2x + 3 + 4/x पूछा जाए इसमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या, एक पद ये हो गया, बीच में प्लस से सेपरेट हो रहा तो दूसरा ये हो गया, फिर प्लस से अलग हो रहा है तीसरा, और ये चौथा। कुल कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। अगर यहाँ बीच में 2 और x का गुणा हुआ है, लेकिन हम उसको एक ही पद जोड़ रहे हैं, यहाँ 3 और x² का गुणा हुआ है, इसलिए इसको हम एक ही पद जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से पद गिनना आना चाहिए, चर अचर पहचानना आना चाहिए। अब आगे हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, कि बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद एक ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें जो चर आएगा, चर राशि जो आएगी एक्स वाई जेड या ए बी सी, जो भी अल्फाबेट हम प्रयोग करेंगे उसकी घात देखेंगे, वो घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या? वो घात 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से प्लस वाले होने चाहिए, या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है। घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए,
तब उसे हम बहुपद के अंदर गिनेंगे। निगेटिव में, ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए और भिन्न वगैरह में भी नहीं होना चाहिए। दशमलव में, भिन्न में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, वो भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह से होना चाहिए। तो अगर x चर राशि की जो घात अगर इस तरह से है तो हम उस बीजी व्यंजक को बहुपद करार देंगे, बहुपद कहेंगे। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता जाए, तो कहलाएगा बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम देते हैं कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम पहचानेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा हम दे सकते हैं, जैसे ले लिया 3x² माइनस √2x+3। हमसे पूछा ये बहुपद है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो जो इसमें चर राशि आई है उसकी जो घात है वह जीरो या जीरो से बड़ी है कि नहीं, मतलब धनात्मक है कि नहीं। ठीक, बड़ी का मतलब नहीं कि 1/2 2/3 ऐसा हो, भिन्न में नहीं होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ x की घात दिख रही है 2, यहाँ भी x का घात दिख रहा है कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पर तो x है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो भी हम वहां x लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं इंटू x की घात 0 लिख सकते हैं, x की घात 0। तो अगर चर राशि है तो कोई घात देख लेना, और नहीं है तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नहीं है तो उसकी x की घात 0 ही लिखा जा सकता है। क्योंकि किसी भी चीज का घात अगर 0 कर दो, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 चढ़ा दे तो उसका मान 1 हो जाता है। और 3 × 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं, इंटू 1 कहीं भी लगा सकते हैं। तो 3 × 1 1 के जगह लिख दिया x की घात 0, तो हम 3 को 3x⁻0 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जितने हैं x सबकी घात, किसी की घात ऋणात्मक नहीं है, किसी की घात भिन्न में नहीं है, सब में पूर्णांक है 2 1 0, इसलिए यह एक बहुपद है। इसलिए क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। चलिए अगला इसे समझते हैं। 3/2 माइनस 5 3/2 एक कर लेते हैं, -5y+4। चलिए इसको इतने को समझते हैं। 3/2x प्लस -5y+4 बहुपद है कि नहीं ये पहचानना है। तो जो भी चर राशियां पहले उनको देखना है, चर राशि को देखना है और उसकी घात देखनी है कि कहीं घात ऋणात्मक या भिन्न में तो नहीं है। यहाँ पर जो x है उसकी घात 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होता है। यहाँ 5 × y की घात कुछ नहीं लिखा 1। यहाँ 4 × x या y की घात हम 0 कर सकते हैं कोई भी अल्फाबेट लिख करके। तो यहाँ जितनी भी चर राशियां हैं, यहाँ पर एक चर राशि यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एक माना जा सकता है उसकी घात 0 है, यहाँ का 1 है, यहाँ का 1 है, इसका मतलब ये एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। चलिए और बात करते हैं। ऐसा हो गया √x + 3x+2। पूछा जाए क्या यह एक बहुपद है, तो क्या जवाब देंगे? हाँ बिल्कुल, यह एक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x पर करड़ी लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, और x पर करड़ी का मतलब होता है घात 1/2। x पर करड़ी चढ़ाया गया मतलब x की घात 1/2 हो गया, प्लस 3x और +2 हो गया। तो यहाँ पर x की घात तो दिख रही है 1 है, लेकिन यहाँ पर x की घात 1/2 है, पूर्णांक नहीं है, भिन्न में आ गया, इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। चलिए ऐसे और क्वेश्चन करते हैं। x + 3/x पूछ रहा बहुपद है कि नहीं है, तो क्या बताएंगे? बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर x की घात देख रहे हैं 1, लेकिन यहाँ पर x की घात 1 यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको जब हम लिखेंगे और सरल करके तो x ऊपर जा सकता है। तब ये क्या हो जाएगा? x की घात 1 तो है ही ये, और इसको जब ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा तो 3x की घात -1 हो जाएगा। जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ x पर +1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो सरल रूप में लिखेंगे इस तरह से जब, तो x की घात 1 यानी x + 3x की घात -1 हो जाएगा, और घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यह भी एक बहुपद नहीं है। तो अगर कहीं चर राशि करणी में दिखे तब भी नहीं है, और उस पर नेगेटिव पावर दिखे तब भी वो नहीं है। ठीक, ऋणात्मक पावर हो, भिन्न में हो, इस तरह का कहीं भी हो तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए और समझते हैं। अगर ऐसे लिखा हो 5, सिर्फ एक नंबर दे दिया 5, पूछा जाए क्या यह एक बहुपद है, या ऐसे दे दे √3 + 2, क्या यह एक बहुपद है, और या दे दे 0 पूछे क्या यह एक बहुपद है। इन तीनों को पहचानना है क्या यह बहुपद है कि नहीं है।
कंडीशन क्या है, जो चर राशि है उसकी घात निगेटिव नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, मतलब पूर्णांक होनी चाहिए। जीरो भी हो सकता है, अभी बताया गया। तो यहाँ पर x लिख करके हम उसकी घात जीरो तो लिख ही सकते हैं, x y कुछ भी लिख के घात जीरो कर सकते हैं, इसका मतलब एक बहुपद है। इसमें इसके साथ भी वही है, √3 के साथ भी x की पावर जीरो लिख सकते हैं, 2 के साथ भी x की पावर जीरो लिख सकते हैं, तो ये भी एक बहुपद है। हाँ है। इसको देखें तो इसके साथ क्या लिख सकते हैं जीरो के लिए, इसके साथ देखें जीरो में कुछ भी गुणा कर लो रहेगा जीरो ही, तो हम इसके आगे भी x की पावर जीरो लिख सकते हैं। ऐसे बात वही है, x में 1 से गुणा कर लेंगे, जीरो में 1 से गुणा कर लेंगे, जीरो ही रहेगा, 1 के जगह भी x की पावर जीरो लिख सकते हैं। इसका मतलब यह भी एक क्या बहुपद है, यह भी एक बहुपद है। तो शून्य भी एक बहुपद है। अभी आगे चल के हम इसका नामकरण भी करेंगे कि जब शून्य दिया जाए तो वो कौन सा बहुपद है, इस तरह से कोई सिर्फ अंक दे दिया जाए तो वो कौन सा बहुपद है, इसका भी हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, तब ये बात क्लियर हो जाएगी। पहले पहचानना आना चाहिए कि बहुपद है कि नहीं, तो कोई अंक अकेले है वो भी बहुपद है, शून्य है वो भी एक बहुपद है। तो आई होप अब आप बहुपद पहचान पाएंगे। लास्ट में आपको स्क्रीन पर नोट्स मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको ट्राई करिएगा कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात क्या होती है, कोई भी बहुपद अगर दिया हुआ है, जैसे वो चर राशि x का है या चर राशि y का है, किसी भी चर राशि के लिए अगर कोई बहुपद दिया है, तो उस बहुपद की जो अधिकतम घात होगी, उस चर राशि की जो अधिकतम घात उस बहुपद के अंदर होगी, वही उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। अगर x चर राशि का बहुपद है तो हम x की अधिकतम घात देख लेंगे, y राशि का बहुपद है, y के पदों में लिखा हुआ है, तो उसके y की अधिकतम घात देख लेंगे, वो उसका क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो किसी भी बहुपद के लिए हम देखते हैं कि उसमें जो चर राशि प्रयोग हुआ है उसकी अधिकतम घात कितनी है, वही उसका बहुपद है। तो लिख सकते हैं हम इसको नोट्स में कि चर x के बहुपद में x की जो उच्चतम घात होगी वह बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, जैसे हम पहचानने के लिए एग्जाम्पल के लिए करें, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक बहुपद दिया गया, हमसे कह रहा है इसकी इस बहुपद की घात बताइए, इस बहुपद की घात बताइए कितनी है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा x है, जो चर राशि है, इसमें अधिकतम घात हमें कितनी दिख रही है, तो यहाँ पर तो जीरो हो जाएगा, x की पावर जीरो लिख देंगे, यहाँ x की पावर 2, x की पावर 3, x पावर 4, तो अधिकतम कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। इसका मतलब इसकी जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस पहले क्वेश्चन में बहुपद की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, माइनस एक्स की घात 3 प्लस 2x प्लस 2, इसमें पूछा जाए बहुपद की घात कितनी है, तो अधिकतम घात देखेंगे कितना दिख रहा है, 3, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाए सिर्फ 2 दे दिया, पूछे बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ जो हम चर राशि लिख सकते हैं इसके साथ x की पावर, उसकी घात कितनी होगी, 0 होगा, तभी वो 2 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब इसमें बहुपद की घात कितनी है, शून्य घात है, बहुपद की घात शून्य है। अगर हमसे 0 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए और इसके पूछे कि इसकी घात कितनी है, तो यहाँ पे जो हम इसके आगे बहुपद लिखेंगे, सॉरी जो चर राशि लिखेंगे, उसकी घात कितनी हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अभी हमने पीछे x की पावर 1 करके x की पावर 0 करके देखा था, वो सब पे बैठ जाएगा, क्योंकि 0 में हम किसी से भी गुणा कर ले वो 0 ही रहेगा, तो x की घात हमें कुछ भी लिख सकते हैं, 0 कर दे, 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, सबको 0 के बराबर होगा। इसलिए जो इसकी घात होगी वह कहा जाएगा अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। 0 अगर बहुपद है, 0 बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, अपरिभाषित होगी। तो अगर शून्य लिखा है, हमसे कहा क्या बहुपद है, तो कहेंगे हाँ बहुपद है, इस बहुपद का नाम रखा गया शून्य बहुपद। क्या नाम रखा गया, शून्य बहुपद। इसकी घात पूछी जाए तो आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित, इसकी कोई घात परिभाषित नहीं है, अनडिफाइंड है। तो अब ये हो गया कि हम घात कैसे निकालते हैं। हम देखेंगे कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है, वही बहुपद की घात कहलाए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स। टाइप्स प्रकार, बहुपद को बांटने के मतलब उसके प्रकार को समझने के 2 तरीके से हम इसको समझते हैं, एक तो पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा समझते हैं घात के आधार पर।
पदों की संख्या के आधार पर हम कैसे समझेंगे, हम उसमें गिनेंगे कुल कितने पद हैं। तो हो सकता है पद एक हो, अगर पद जीरो हो गया तो कोई व्यंजक ही नहीं रहेगा, कोई बहुपद ही नहीं रहेगा, तो कम से कम एक पद तो होने चाहिए बहुपद में। तो एक है तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल, यानी एक पदीय बहुपद, एक या सीधे एक पद बहुपद, मोनोमियल कहते हैं उसको। जब एक पद हो तो क्या कहते हैं, मोनोमियल। ठीक, मोनोमियल एक पदीय व्यंजक या एक पद बहुपद या एक पदीय बहुपद। अगर दो हो जाए तो द्विपद हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक, बाइनोमियल या बाइनोमियल्स लिख सकते हैं। तीन पद हो जाए तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, त्रिपद व्यंजक हो जाएगा, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। तो पदों की संख्या के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे आगे बढ़ जाएगा। तीन से अधिक होता है तो बहुपद बोल देता है, फिर पॉलिनोमियल्स बोलने लगते हैं। जैसे ही तीन से अधिक होगा तब क्या नाम रख दिया, मिला करके पॉलिनोमियल रख दिया गया, बहुपद कह दिया गया। फिर तो मोनोमियल मतलब एक पद हो, जैसे 4x लिख दिया, एक पद है। 4x में कितने पद है, एक पद है। या अगला ऐसे दे सकता है 4x क्यूब, तब भी एक ही पद है। 4x स्क्वायर है तब भी एक पद है। घात से मतलब नहीं है, घात दो घात तीन घात कुछ भी हो, पदों की संख्या सिर्फ एक ही, अकेला 4x, अकेला 4x क्यूब है, अकेला 4x स्क्वायर है, तब ऐसे में इसको मोनोमियल कहेंगे, एक पद, एक पद बहुपद कहेंगे। ठीक, अब आते हैं पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पे, दो वाले में, द्विपद में। तो दो पद हो जाएंगे, जैसे 4x प्लस 3 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 2x हो गया। इस तरह से पदों की संख्या कितनी है, दो दो है, तो बाइनोमियल है यानी द्विपद है। तीन पदों का हो जाए तो ऐसे हो सकता है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस तरह से लिख दिया, एक दो तीन, तीन पद है। तो इस तरह से पदों की संख्या के आधार पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, आगे चल के पूरे को मिला करके सामूहिक रूप से पॉलिनोमियल्स नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर हम देखें कि अगर घात 1 आ जाए, घात 2 आ जाए, घात 3 आ जाए, घात 4 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो घात अगर 1 आ जाए, किसी बहुपद की घात कितनी आ जाए, 1, घात के आधार पर अगर बांटे, बहुपद की घात अगर 1 है तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। घात कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसे जब दो घात हो जाएगा, घात 2, तब इसे कहते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं, या द्विघात बहुपद हिंदी में कहते हैं। अगर घात 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात क्या हो जाए, 3, तब क्या नाम देना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में घन बहुपद। ऐसे 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। घात 4 के लिए क्या नाम दे देंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब दो, बाई मतलब उसका डबल, तो हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी घात जब 4 हो तो चतुर्थ घात बहुपद। ऐसे आगे होता जाएगा, 5 घात 6 घात कर सकते हैं। जरूरत हमें इस क्लास में, क्लास 10th पर है, तो द्विघात बहुपद की। इसकी द्विघात बहुपद की हमारा चैप्टर का, जो चैप्टर का सिलेबस है वो हमारा द्विघात बहुपद, उसी को हमें पढ़ना, उसी से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 13 इसका प्रकार करने के लिए। एक चीज और भी आ गया इसमें, जैसे पीछे भी क्वेश्चन में आया था, शून्य बहुपद और एक सीधे अंक दे करके दो आया था। तो एक को बोलते हैं स्थिर बहुपद, एक का नाम क्या रखा गया, स्थिर बहुपद। मतलब जहां एक अकेले अचर राशि रहेगी, जैसे 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, √5 आ गया, 7/5 आ गया, इस तरह का कोई सीधे अकेला एक नंबर है, तो ये जो बहुपद कहलाता है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, स्थिर बहुपद है। इसकी घात अगर लिखना चाहें तो इसके आगे चर राशि लगा करके घात 0 कर सकते हैं, और कोई दूसरा कर ही नहीं सकते। तो इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, शून्य घात का बहुपद कहलाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल स्थिर बहुपद कहलाता है, जिसकी घात 0 होती है। एक बार होता है घात अपरिभाषित, जैसे कि बताएगा जीरो पॉलिनोमियल उसको कहते हैं, जीरो अकेले शून्य हो, एक ही ऐसा है ही जीरो, इसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। इसकी जो घात होती है वो क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इसकी घात को डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो ये रहा बहुपद के प्रकार।
पदों के आधार पर, घात के आधार पर। पदों के आधार पर एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। घात के आधार पर शून्य बहुपद हो जाएगा, स्थिर बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात बहुपद, फिर आएगा क्यूब बहुपद यानी कि त्रिघात बहुपद या घन बहुपद, इसके बाद क्वाड्रेटिक यानी चतुर्घात बहुपद। तो इस तरह से हम इसका वर्गीकरण बहुपदों का करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें समझना है, टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे क्वेश्चन भी बनेंगे। आगे के वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। बहुपद के शून्यक, कि बहुपद के शून्यक क्या है। शून्यक इंग्लिश में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद के शून्यक यानी जीरोज, इसकी बात कर रहे हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी के शून्यक। शून्यक, देखिए शून्यक क्या होता है, अगर कोई बहुपद है तो किसी न किसी चर राशि का वो बहुपद होगा, चाहे x का हो चाहे y का हो। तो उस चर राशि का वह मान जिसके लिए बहुपद जीरो हो जाए, ये बहुपद का पूरा मान शून्य आ जाए, वही उस बहुपद का शून्य कहलाता है। चर राशि के जिस मान के लिए, चर राशि के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे अगर एक बहुपद लिखे हमने, x चर राशि का बहुपद है, उसको हम लिखने के लिए लिख देते हैं पी एक्स, पी मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x के पदों में। तो अगर x के पदों में कोई बहुपद है, x चर राशि का कोई बहुपद है, उसका पी एक्स लिखा जाता है। तो अगर इसका मान x के किसी मान के लिए जीरो है, x के किसी मान के लिए, मान लिया x का मान हम अल्फा ले लेते हैं, x कोई नंबर हो सकता है, वो अल्फा मान लिया हमने, तो इसके जगह पे जब हम अल्फा रखेंगे, पी अल्फा, x की जगह पे क्या रख देंगे अल्फा, तो कितना आ जाना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आ गया तो ये जो अल्फा है यही हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ठीक है, वो बहुपद का जीरो कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो चर राशि में जिस चर राशि के जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अगर पी अल्फा जीरो है तो अल्फा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई x के पद में बहुपद दिया, हमसे उसे शून्यक को ज्ञात करने के लिए कहे, तो हम क्या कर सकते हैं, x का वो मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए बहुपद जीरो हो जाए। जिसके लिए बहुपद क्या, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमें एक बहुपद दे दिया 4x + 8, ये दे दिया बहुपद, कहा जाए इसका शून्यक बताइए, इसका शून्यक क्या होगा। ठीक, इसका शून्यक निकालने के लिए हमसे कहा गया, तो शून्यक के डिफिनेशन के अनुसार x का वह मान शून्यक होगा जो इसको पूरा जीरो कर दे। तो हम बराबर इसको जीरो कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो 4x बराबर 8 को उधर ले जाएंगे, तो इधर +8 है, उधर जाके हो जाएगा -8। x निकालेंगे, यहाँ 4 से गुणा हुआ है, इधर आके 4 भाग कर जाएगा, तो 8/4, ऋण 8/4। अब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में कैंसिल, यहाँ माइनस था तो माइनस, यानी x का मान आ गया -2। तो -2 इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। 4x + 8 का बहुपद का शून्यक क्या है, -2। और ये कैसा बहुपद है, इसकी घात देखेंगे अगर, तो अधिकतम घात 1 दिख रहा है, इसका मतलब रेखीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, इसलिए इसका शून्यक कितना है, 1 आया। ठीक है, मतलब -2 है, संख्या में 1 आया। रेखीय बहुपद का जो शून्यक आता है वो एक ही आएगा, एक ही आता है। और समझ लेते हैं, जितने घात का बहुपद होगा उस बहुपद के शून्यकों की संख्या, मैक्सिमम शून्यकों की संख्या उतनी ही हो सकती है जितने घात का वो बहुपद है। अगर रेखीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसकी अधिकतम घात 1 है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, 1 से अधिक नहीं हो सकता। अगर द्विघात बहुपद है, मतलब घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर घन बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, तो उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, शून्यकों की सिर्फ 3 हो सकती है, 3 से अधिक होना संभव नहीं है। तो किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसकी घात से अधिक नहीं हो सकता। अधिकतम कितना हो सकता है, घात के बराबर हो सकता है। चलिए अब कुछ बातें करते हैं आगे चैप्टर में, जो कि जरूरी नहीं है, मतलब सिलेबस में इसका जिक्र नहीं है, तो उतना ज्यादा इस पर ध्यान नहीं, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना, कहना क्या चाहते हैं, पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे अगर हम रैखिक बहुपद के लिए देखें, जो कि 9th में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर रैखिक बहुपद का अगर हम ग्राफ खींच करके देखें तो क्या हमें कहानी मिलेगी, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो एक हम रैखिक बहुपद मान लिया, ले लेते हैं y = 2x + 3, यानी x का बहुपद है, इसको हमने y लिखा है, या px भी लिख सकते हैं। तो y बराबर 2x + 3 एक बहुपद है। ठीक,
किसके पदों में, x के पदों में। अगर हमसे कहे इसके शून्य ज्ञात करिए, क्या करिए, इसके शून्य ज्ञात करिए, तो शून्य ज्ञात करने का शर्त क्या है कि हम x का मान x का वह मान पता करें जिसके लिए ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी y का मान जीरो हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर अल्फा के लिए ये जीरो हो जाता है, अल्फा के लिए y का मान कितना हो गया, जीरो, तो अल्फा हमारा क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो वही हमें ज्ञात करना है, हम इसको अल्फा रख सकते हैं, तो 2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेते हैं, तो 2 अल्फा, 3 उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। अल्फा निकालने के लिए 2 को ला के डिवाइड कर देंगे, -3/2 हो जाएगा। कितना आ गया, -3/2 आ गया। कंफ्यूज ना हो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई जो नहीं है कि अल्फा दिखाया ही जाए, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 था, इसको हम 0 कर देंगे, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करके x का मान निकाल लीजिए -3/2। ठीक है, कोई जो नहीं है कि अल्फा दिखाया जाए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों तरीका सही है। तो हमें शून्य निकालना, तो शून्य कितना आ गया, -3/2। ये तो हम गणितीय विधि से मतलब सॉल्व करके ऐसे निकाल लिए। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा देखना चाहते हैं कि क्या मिलता है अगर हम y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ खींचे। इसका ग्राफ खींचे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ। इसका ग्राफ खींचना आपको आना चाहिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ। 9th क्लास में आपको बताया गया है, क्लास 8th में भी, 8 में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाना पड़ता है हमें, एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, x y और एक बिंदु बना लेंगे x y। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में इसका प्रयोग होता है, इस तरह से लिख लेंगे। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति नहीं जानते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक रिजल्ट को समझने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसके साथ ज्यादा दिमाग को जो नहीं डालना। एक्स वाई, अब हम क्या करें, एक्स का कोई एक मान रखें, उसके लिए वाई का मान निकाल लें अपनी मर्जी से, स्वतः जो आसान लगे, जिससे कैलकुलेशन छोटा हो। एक्स का वो मान रखे, वाई का मान निकाल। हमारा मन किया हमने 0 रख लिया, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 यानी 3 आ जाएगा। एक्स का मान जब 0 रखे हैं तो वाई 3 आ जा रहा है। अब अगला 1 रख लेते हैं, 2 1 नम 2 और 3 5 आ जाएगा। तो जैसे ही एक्स का मान 1 रखेंगे तो 2 1 नम 2 और 3 5, ये 5 आ जाएगा। और चाहे तो निकाल सकते हैं, 2 ही से काम चल जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें पता रेखीय बहुपद है, 2 से ही काम चल जाना है। और चाहे तो 1 2 बिंदु और बना सकते हैं। उसके बाद इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए 2 लंबवत रेखाएं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये बोलते हैं वाई अक्ष। ये एक्स का धनात्मक, इधर ऋणात्मक, वाई धनात्मक, वाई ऋणात्मक। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़ेंगे भी ये चीज। तो अब जो बिंदु मिले, हमारा पहला बिंदु मिल गया 0 3। 0 3 का मतलब हो गया एक्स निर्देशांक 0 है, वाई निर्देशांक 3 है। ऐसे अगला बिंदु मिल गया 1 5, यानी एक्स निर्देशांक 1 और वाई निर्देशांक 5। अब ये दो बिंदु, इन्हीं दोनों बिंदुओं को इस ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर में देखते हैं आप, ऐसे छोटे छोटे 10 10 खाने बराबर बराबर बटे होते हैं। तो यहाँ हमारे कॉपी पे या बोर्ड पे तो नहीं रहेगा, तो हम लोग ऐसे अंदाज से बराबर बराबर खानों में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे बांट लेते हैं, स्केल की सहायता से बांट लेंगे तो और एग्जैक्ट आएगा, बराबर आएगा। ठीक, ऐसे हमने बांट लिया। पहला बिंदु हमारा 0 3 को इस पर निर्देशित करें, यानी यहाँ से शुरू होता है, ये 0 0 है, ये 0 0 कहलाता है। यहाँ से 1 2 3, इधर -1 -2 3, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2 -3 जाता है। तो अगर 0 3 हमें दर्शाना है तो यहाँ पे 0 हो गया। अब y पर 3 जाना है, वो +3 है, ये माइनस नहीं है, तो y का प्लस ऊपर की तरफ 3 जाएंगे, यहाँ शुरू होगा 0 1 2 3, ये हो गया हमारा बिंदु। इसका निर्देशांक हो गया 0 3। एक्स पर 0 मतलब एक्स पर ना तो इधर गए ना तो इधर वहीं रह गए, मूल बिंदु पे ही रह गए और 3 तक चले गए। अगला 1 और 5, तो एक्स पर 1 जाना, +1 है मतलब प्लस इधर होता है, तो 1 यहाँ गए। और वाई पर 5, ये भी प्लस में है, तो प्लस मतलब क्या, ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3, अगला यहाँ पे 4 होगा, इसके उतनी दूरी पे बराबर पे 5 हो जाएगा, यहाँ पहुंचेंगे 1 5। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर मिलाएं स्केल से रखते हुए तो एक सीधी रेखा से खींचेंगे, ऐसे आएगा। ठीक है, एक सीधी रेखा आएगी। अगर सब कुछ सही से नाप करके बना हुआ है तो आप देखेंगे कि ये बीचों बीच करेगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 और 2 के बीचों बीच ये काटेगा एक्स अक्ष को, कहीं ना कहीं तो जरूर काटेगा। और वो कहाँ काटेगा, 1 और 2 के बीच में। तो 1 और 2 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, उसको 3/2 लिख सकते हैं, 1.5। 1 और 2 के बीच में मतलब क्या, 1.5 हो गया, 3/2। तो
इस बिंदु का जहां ये काट रहा है एक्स अक्ष को, उस बिंदु का अगर निर्देशांक लिखें तो एक्स कितना हो गया, यहां से चलेंगे 1 और यहाँ 2 है, दोनों के बीच में 1.5 यानी 1.5 यानी 3/2 है। और वाई निर्देशांक वाई पे गया ही नहीं, ना ऊपर है ना नीचे, एकदम सीधे एक्स एक्सिस पे ही है, तो वाई हो गया 0। तो 3/2 0 क्या आ गया इसका निर्देशांक, 3/2 0। सॉरी माइनस, इधर माइनस होता तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में है तो माइनस, तो -3/2। इसी समीकरण का, इसी व्यंजक का जब हमने क्या किया, सॉल्व करके देखा, शून्य की परिभाषा के अनुसार मैथमेटिकली सॉल्व किया, तो उसका जो शून्य का आया कितना आया था, -3/2 ही आया था ना। और जो ग्राफ खींचा तो यहाँ भी एक -3/2 आ रहा है, लेकिन -3/2 क्या आ रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक आ रहा है जहां इस व्यंजक का ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी रैखिक बहुपद का शून्यक उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जहां बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है या काटता है। किसी रैखिक बहुपद का शून्यक उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है जहां बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। ऐसा तब आएगा जब ग्राफ जो हमारा बहुपद है वो एक्स राशि में हो, एक्स चर राशि के रूप में लिखा हो। अगर वाई के रूप में लिखा होगा तो वाई अक्ष को काटेगा, वाई अक्ष को काटेगा। फिर अगर y के रूप में लिखा रहेगा तो y अक्ष को काटेगा, x के रूप में लिखा रहेगा तो x अक्ष को काटेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जनरली सामान्यतः जो हम क्वेश्चन दिए जाते हैं वो x के रूप में लिखे रहते हैं, तो x का हमने ग्राफ खींचा, x पर काटता हुआ दिख रहा है। अगर y के रूप में लिखा होगा, जैसे सामान्य ऐसे लिख दिया 3y + 7, इसका पूछा जाए तो ये y अक्ष को काटेगा। फिर तो y अक्ष को जहां काटेगा, y अक्ष को जहां काटेगा उस बिंदु का जो y निर्देशांक होगा वो हमारा शून्यक कहलाएगा। बात क्लियर है। x के पदों में बहुपद है तो x अक्ष को काटेगा, और x अक्ष का जहां काटेगा उस बिंदु का x निर्देशांक शून्यक कहलाएगा। अगर y के रूप में लिखा हुआ तो y अक्ष को काटेगा, और जहां काटेगा उसका y निर्देशांक बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये आया रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद के लिए। ऐसे ही अगर द्विघात बहुपद, एक चीज और, कितनी बार काट रहा है, अगर ये रेखीय बहुपद है तो सिर्फ एक ही बार काटेगा। कोई भी रेखीय बहुपद का लेके ग्राफ खींच के देखिए, हमेशा एक बिंदु पे काटेगा। तो इसलिए वही शून्यक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। अधिकतम एक जगह पे काटेगा, और शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 1 ही आएगा। अधिकतम 1 ही आ सकता है, इससे ज्यादा संभव नहीं है। अगर रेखीय बहुपद है, रैखिक बहुपद है, एक ही जगह पे काटेगा, और हमेशा जो शून्यक आएगा उसका मान 1 आएगा। 1 से ज्यादा कभी भी संभव नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। किसकी, द्विघात बहुपद की। तो क्या द्विघात बहुपद का भी रेखीय आएगा, नहीं। द्विघात बहुपद का जो आता है वो आता है पैराबोला, हिंदी में उसको कहते हैं परवलय। ठीक है, इसके जैसा आता है, परवलय का आता है। रेखीय बहुपद का सरल रेखा आता है, लेकिन द्विघात बहुपद का एक परवलय आता है। परवलय का आकृति कैसी होती है, परवलय ऐसा होता है ये। ठीक, ये किसी भी दिशा में परवलय, इधर भी है तभी परवलय कहेंगे, इधर है तब भी परवलय कहेंगे, ऊपर नीचे है तब कहीं भी परवलय कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का आकार जो आकृति जो होती है वो परवलय कहलाती है। तो जो द्विघात बहुपद का ग्राफ आता है वो परवलयाकार आता है, परवलय के जैसा आता है। अब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आ सकता है। पहले हम द्विघात बहुपद की बात करें। अगर द्विघात बहुपद हम लिखें एक, तो सामान्य रूप में द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं ax² + bx + c। ये व्यापक रूप लिखा हुआ किसी द्विघात बहुपद का, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक 0 करेंगे तो x² में 0 से गुणा करते ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर तो bx बचेगा सिर्फ, यानी x की अधिकतम घात 1 बचेगी, तो रैखिक बहुपद हो जाएगा। हमें चाहिए द्विघात बहुपद, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो क्या a को 0 कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 0 करते ये पद गायब हो जाएगा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए अगर ये द्विघात बहुपद है। तो एक द्विघात बहुपद का जो जनरल यानी व्यापक रूप होता है, हम ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c, यह एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, तो इसकी जब ग्राफ खींचते हैं तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का आ सकता है। पहली स्थिति की हम बात कर रहे हैं। पहली स्थिति में मान लिया ग्राफ इस तरह का आ सकता है। इसमें भी 2 स्थितियां, पहले में भी a का जो मान है हम देखेंगे 0 से बड़ा है या छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो कंडीशन बदल जाएगी, 0 से बड़ा है तो भी कंडीशन बदल जाता है। जब 0 से छोटा होगा, देखिए समझिए 0 से छोटा मतलब 0 से नीचे, 0 छोटा मतलब 0 से नीचे, तो जो ग्राफ होगा वो नीचे की तरफ खुला होगा। ग्राफ नीचे की तरफ खुला, से आप याद रख सकते हैं इस तरह का ग्राफ।
लो ऐसे ग्राफ नीचे की तरफ खुला है, ग्राफ नीचे की तरफ खुला है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी ग्राफ नीचे की तरफ खुला है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी ग्राफ नीचे की तरफ खुला है। तो ये कब आएगा, जब ए का मान 0 से छोटा हो। ए का मान 0 से छोटा हो तो जो ग्राफ का मुंह होगा वो नीचे की तरफ खुला होगा। तो ठीक, नीचे की तरफ समझ आ गया। अगर ए का मान 0 से बड़ा होगा तो यही ग्राफ का मुंह कहाँ खुला होगा, ऊपर की तरफ। ग्राफ का मुंह कहाँ खुला होगा, ऊपर की तरफ। तो ये तो हम समझ गए कि कब ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, कब नीचे की तरफ खुलेगा। परवलयकार आएगा, ठीक। द्विघात बहुपद, कोई भी द्विघात बहुपद हो, परवलयकार। अगर ए का मान 0 से छोटा है तो 0 से छोटा मतलब 0 से नीचे, तो मुंह नीचे की तरफ खोल दें। 0 से बड़ा मतलब ऊपर, तो ऊपर की तरफ मुंह खोल दें। ठीक है, ये छोटा बड़ा समझ आ जाएगा। अब स्थितियां समझते हैं शून्यकों के आधार पर कि कभी कभी क्या होगा। पहली स्थिति हम ले रहे हैं कि जब ये ग्राफ जो होगा द्विघात बहुपद का, वो x के पदों में लिखा हुआ है, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, चरराशि x है। तो x अक्ष को दो जगहों पे प्रतिच्छेदित करे, x अक्ष को दो जगहों पर, जैसे ऐसे एज क्या है इसमें, एज लेस देन 0, क्लियर है ना, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह खुला है, एज लेस देन 0। अगला ग्राफ ऐसे ले लें, एक्स अक्ष को दो जगहों पे काट रहा है, एक्स अक्ष को दो जगहों पे काट रहा है। इन दोनों ग्राफों में एक्स को ये तो सेम हो गया, इसको अलग करने से इस तरह का। इसमें ए क्या है, 0 से बड़ा है, इसमें ए क्या है, 0 से छोटा है। तीन स्थितियां हमने ली, तीनों को नंबर 1 में रख रहे हैं क्योंकि इन तीनों में हमें दिखाई दे रहा है कि जो ग्राफ है एक्स अक्ष को दो जगहों पे काट रहा है। ठीक, ऐसे भी एक ले सकते हैं, ऐसे काट रहा हूं, एक्स अक्ष वाई या दो जगहों पे काट रहा है, मतलब कोई भी ऐसा ले लें जो एक्स अक्ष को दो जगहों पे काट दे। तो अगर एक्स अक्ष को दो जगहों पे काट रहा है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्योंकि अभी पीछे बताया कोई भी बहुपद हो, अगर वो एक्स चर राशि के रूप में लिखा हुआ है तो उसका ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा, उन बिंदुओं का जो एक्स निर्देशांक होगा वो उसका बहुपद कहलाएगा। जैसे रैखिक के लिए एक जगह पे काटा था तो एक ही शून्य आया। द्विघात बहुपद के लिए दो जगहों पे काट सकता है तो शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। तो पहली कंडीशन मेरे जिसमें दो दो जगह पे काटा तो सब में शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक ही जगह पर काटे, एक ही जगह पर जब काटेगा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ हम खींच रहे हैं और एक्स अक्ष को कितने जगहों पे काट रहा है, सिर्फ एक जगह पर, जैसे ऐसे चला गया, टच करते हुए चला गया, मतलब एक ही जगह पे प्रच्छेदित किया। ऐसे ऊपर टच करके भी जा सकता है, ग्राफ ऐसे ले लेते हैं ऊपर की तरफ टच करके चला गया, ठीक। या फिर यहाँ हो सकता है मूल बिंदु पर ही टच कर दे, ऐसे नीचे या ऊपर की तरफ। इसमें ऊपर की तरफ है मतलब एज ग्रेटर देन 0, इसमें नीचे की तरफ मुंह खुला है मतलब एज लेस देन 0, यहाँ भी नीचे की तरफ खुला है तो एज लेस देन 0, यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ ले जाए, ऊपर की तरफ खुला है तो एज ग्रेटर देन 0। बात क्लियर है, पुराने कहानी की तरह। अगर ऊपर की तरफ मुंह खुला है मतलब 0 से बड़ा तो एज ग्रेटर देन 0, और नीचे की तरफ मुंह खुला नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब एज लेस देन 0। क्लियर है। फिर अब यहाँ पे दिख रहा है तीनों में कि एक ही जगह पर प्रतिच्छेदित कर पा रहा है एक्स अक्ष को, तो इसका मतलब इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या 1 होगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेदित करे ही ना, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करे ही ना, और जब एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0, मतलब कोई शून्यक नहीं, ऐसे चला गया। एक्स अक्ष से कोई लेना देना नहीं, चाहे ऊपर की तरफ यहाँ चला गया, एक्स अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो जब एक्स अक्ष को प्रच्छेदित ना करे तो शून्यकों की संख्या 0, अगर एक्स अक्ष पे प्रच्छेदित करे तो जितनी जगह पर प्रच्छेदित करे शून्यकों की संख्या वही होगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की जो संख्या आएगी वह 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। अधिकतम कितना आएगा, 2। अधिकतम कितना आएगा, 2। और 0 आ गया मतलब कोई शून्यक नहीं है। और 1 आने का मतलब क्या होता है कि उसके दो शून्यक थे लेकिन दोनों का मान बराबर हो गया, दोनों का मान बराबर हो गया, यानी एक ही जगह पे दोनों आ गए। तो उसी केस में एक जगह पे टच करता है। शून्यक रहते 2 हैं लेकिन दोनों का मान बराबर होने की वजह से 1 हो जाता है, एक समान आ जाता है। तो शून्यकों की संख्या टोटल कितनी जाती है, कहते हैं कि 1 शून्यक है। ऐसा तब होगा जब एक स्थान पे टच करे।
चलिए हम लोग कुछ लोग क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसा कि आपके नोट्स में क्वेश्चन दिया भी जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, और आपको कुछ फिगर दिए जाएंगे। हो सकता है आपके जो नोट्स मिले जाए उसमें फिगर थोड़ा अलग हो, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने दे दिया ये, ये 4 फिगर दे दिया आपसे। पूछ रहा है इनमें से कौन ऐसा है जो एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है पूछ रहा है। तो इसको दिख रहा है ये वाला फिगर, ये द्विघात बहुपद का आलेख है कि नहीं। अगर हमने कहा कि परवलय है तो द्विघात बहुपद हो गया, भले उसके शून्यकों की संख्या ना आए, कुछ जीरो आए। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटेगा, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या क्या है, नहीं पता, जीरो मतलब शून्य है, कोई शून्यक नहीं है। इसके शून्यकों की संख्या अगर देखें तो ये भी नहीं काट रहा है एक्स अक्ष को, ये भी नहीं काट रहा। इसके शून्यकों की संख्या भी शून्य है, लेकिन परवलय है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। इसको देखें अगर तो ये दो जगहों पे काट रहा है, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, और परवलय के आकार का मतलब ये भी द्विघात बहुपद है। तीसरे को अगर ध्यान से देखें तो एक्स अक्ष को कितने जगहों पे काट रहा है, 1, 2 और ये 3, ठीक 3। तो अगर 3 जगहों पे काट रहा है तो क्या द्विघात बहुपद हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि द्विघात बहुपद होता तो अधिकतम 2 ही जगहों पे काट सकता था, क्योंकि उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम 2 हो सकती है। इसके शून्यकों की संख्या निकल के 3 आ गई, इसका मतलब यही एक ऐसा है जो द्विघात बहुपद नहीं है, बाकी तीनों द्विघात बहुपद है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या किया कि एक बहुपद px है जिसके लिए एक ग्राफ खींचा गया, 3 अलग अलग ग्राफ खींचे गए हैं। हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या बता दीजिए कि शून्यकों की संख्या क्या क्या है। ठीक, फिगर ड्रा कर लेते हैं, क्वेश्चन के तब बात समझ में आएगी। 3 फिगर। पहले में ऐसे हमें दे दिया, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये ग्राफ खींचा हुआ है px का। पूछा इसके शून्यकों की संख्या बताइए। अगर ये हमसे बहुपद के बारे में बताया तो कह रहा px बहुपद यानी x के पदों में है। तो अगर x के पदों में है तो कहां काटना चाहिए, x अक्ष को कि y अक्ष को? x अक्ष को काटना चाहिए। अगर x का बहुपद है तो x अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ x अक्ष को, x का बहुपद है, x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब बहुपद शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। शून्य कितने हो जाएंगे, 0। शून्यकों की संख्या, शून्यक 0 नहीं होगा, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक, मतलब कोई शून्यक नहीं है इसके, कहने का मतलब ये होगा। ठीक है, दूसरा ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, कुछ ऐसे ग्राफ दिया हुआ। पूछा इसके शून्यकों की संख्या बताइए। तो अगर px है यानी x का बहुपद है तो हम यही देखेंगे ना कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहा है। तो x अक्ष को यहाँ काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। वो शून्य क्या होगा हम ये देख के नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कहीं निशान नहीं, मार्क नहीं लगा हुआ कि 1 है 2 है 3 है। ठीक है, सिर्फ ऐसे ग्राफ दिया हुआ, कोई इसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं, तो हम नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन कितने होंगे ये तो बता सकते हैं। एक जगह पे काटा तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 शून्यक होगा। ठीक, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का अगर आप दे दिया, पूछ रहा कितने शून्यक होंगे, तो हम ये देखेंगे कि x अक्ष को कितने स्थानों पे काट रहा है। px है, x का बहुपद है तो x अक्ष पे देखेंगे, तो यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। कितने शून्यक हो जाएंगे, 3। इसके कितने शून्यक होंगे, 1। इसके कितने शून्यक होंगे, 0। तो क्या आप अब ग्राफ देख करके शून्यकों की संख्या बता सकते हैं, और क्या ग्राफ देख के पहचान सकते हैं कि एक पदीय रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो हमारा जो सिलेबस है बेसिकली द्विघात बहुपद ही है, द्विघात बहुपद से ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ याद रखिएगा, परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है, ऐसे यू के आकार का। ठीक, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है उसकी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और यहाँ पे नोट्स आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए।